अध्याय 2 देख रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इंडियन इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं, उनके बारे में बात करेंगे आज। हम क्या क्या देखने वाले हैं। क्षेत्रक मतलब होता है सेक्टर, यानी अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर क्या हैं, अलग अलग प्रभाग या भाग क्या हैं। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं। किसी अर्थव्यवस्था को हम तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब मान लीजिए अर्थव्यवस्था है तो इसका ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है, क्या पार्ट है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या घटक क्या है, क्षेत्र क्या है, जब हम जानेंगे तभी हम अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं। तो हमने अलग अलग वर्गीकरण किया हुआ है। पहला प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्रथम लेवल पे, सेकेंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे। तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक हम ये बात करेंगे। साथ में संगठित और असंगठित, ये उसी की बात चल रही है, मतलब अर्थव्यवस्था की। संगठित और असंगठित, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, और फिर सार्वजनिक और निजी, प्राइवेट और जो पब्लिक है। तो ये सारे अलग अलग वर्गीकरणों की हम चर्चा करेंगे। तो किसी व्यक्ति के कार्य को किस तरीके से हम प्रथम, द्वितीयक या तृतीयक में लाएंगे, संगठित संगठित में लाएंगे या सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में लाएंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। हर एक कार्य को हम किसी न किसी चीज में, किसी न किसी पार्ट में ला सकते हैं। अब बेरोजगारी, ये एक समस्या हमारे सामने है, उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। कई लोग रोजगार में हैं लेकिन वो फिर भी बेरोजगार हैं, इसके हम उदाहरण देखेंगे। और फिर ये देखेंगे कि जो असंगठित क्षेत्रक है, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है, वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको संरक्षण कैसे दिया जाए, उनको किस तरीके से सरकार या बाकी जो सिविल सोसाइटी है वो क्या कर सकती है उनके लिए। ये चित्र आप देखें, यहां पर कुछ लोग अलग अलग काम करें। जैसे ये साहब जो है ईंटें बना रहे हैं, मैडम सामान बेच रही हैं, कपड़े बेच रही हैं। ये फुटकर विक्रेता है, यहां कपास के लिए काम हो रहा है। तो इन चित्रों में आप देखेंगे कि अलग अलग गतिविधियों में लोग लगे हैं, अपना काम कर रहे हैं। कई ऐसी इसमें गतिविधियां हैं जिसमें चीजें बनती हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग होती है, उत्पादन होता है। और कई ऐसी हैं जो सेवाएं प्रदान करती हैं, यानी कि सर्विस होती है, सर्विस मिलती है। यानी अगर आपको गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो वहां कुछ उत्पादन नहीं हो रहा है, आपको सर्विस मिल रही है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में जाएंगे जहां पर मान लीजिए मिल्क बन रहा है या ये कहें मैगी बन रही है, तो वो उत्पादन हो जाएगा। तो ये गतिविधियां समझने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंड क्या है जिससे हम इनको वर्गीकृत करेंगे। क्योंकि अगर हम कहेंगे कि केवल लोगों के बारे में बात करें तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि जो लोग हैं, मान लीजिए लिटरेट है, इलिटरेट है, तो ये वर्गीकरण कर दिया। फिर लिटरेट में भी कौन से पीएचडी है वो कर दिया। तो वर्गीकरण करेंगे तो हम चीजों को अच्छे से समझ में हमें आएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम वर्गीकरण करेंगे कि हमको इन क्षेत्रक या अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करेंगे और उससे समझेंगे। पहले समझिए कि जो वर्गीकरण है वो हम प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक, प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक, या ये कहें कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इस भाग में डिवाइड कर रहे हैं। प्रथम मतलब सबसे पहला, आधारभूत क्या है, शुरुआत कहां से होती है। आपने एक देखा कि यहां पर एक चित्र में कि कपास की खेती हो रही है। तो प्राकृतिक संसाधन, इसके प्रत्यक्ष उपयोग पर कपास की खेती आधारित है। ये कपास की खेती मौसमी फसल होती है। तो कहां से आ रहा है कपास, कहां से उग रहा है, जमीन से पैदा हो रहा है। तो इसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, जलवायु। तो कपास एक प्रकृति का उत्पाद है, कपास प्रकृति का उत्पाद है, प्रकृति से पैदा होता है, जमीन से पैदा होता है। वर्षा, सूर्य, जो मैंने बात की, जलवायु, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, यानी कि नेचुरल चीजें। जैसे डेयरी हो गया, डेयरी जहां हम दूध लेने जाते हैं, दूध मिलता है, और दूध के अलावा हमें दही, पनीर, ये सब मिलता है। तो ये कहां से आता है, यहाँ पर एक जैविक प्रक्रिया है। आप गाय या भैंस को चारा देते हैं और वो अपने आप उसका उत्पादन करती है, यानी यहाँ कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। लेकिन एक गाय, या ये कहें कि एक दूध जो भी जीव देता है, ये एक प्राकृतिक चीज है। इसी तरीके से खनिज और अयस्क हमें जमीन में मिलते हैं, प्रकृति है, हम नहीं बनाते इसको, ये प्रकृति से हमें मिलते हैं।
तो जब हम इन प्राकृतिक संसाधनों का, चाहे कपास ले लें, चाहे आप दूध ले लें, चाहे आप खनिज पदार्थ ले लें, जब आप इनका उपयोग करके किसी चीज को बनाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हाँ, ये प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। यानी जो भी नेचर ने दिया है, जो भी हमको आप जमीन ने दिया है या जो भी नेचर ने दिया है, उसको हमने लिया, उसको किसी रूप में परिवर्तित किया या वस्तु का उत्पादन किया, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहते हैं। अब कारण यह है कि इन सभी का उत्पाद, जो भी उत्पाद हो रहा है, प्राथमिक जब भी होगा, जिसका जो भी उत्पादन होगा वो एक के बाद एक होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जितने भी प्राकृतिक उत्पाद हैं, जैसे कृषि, डेयरी और मत्स्य वन, ये सारे के सारे नेचुरल हैं और इनसे जो चीज बनाते हैं हम, जो भी चीज आ रही है नेचुरल है, इनसे जो हम बनाते हैं, इसीलिए हम प्राथमिक, जो पहला मैं बता रहा हूं प्राथमिक जो क्षेत्र है, इसको हम कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। मतलब एग्रीकल्चर और सपोर्टिंग इंडस्ट्री, या जो मतलब प्राथमिक मतलब एग्रीकल्चर ही समझ लीजिए। जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं हिंदुस्तान में, तो उसे हम कहेंगे ये प्राथमिक है, या किसी भी और भी इलाकों में देखेंगे तो प्राथमिक मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित। आपको ध्यान में आ गया कि प्राथमिक क्या है? प्राथमिक मतलब एग्रीकल्चर, क्योंकि सब नेचुरल चीजें हैं और हर उत्पादन के लिए ये नेचुरल चीजें अगर ली जाए तो उसे हम प्राथमिक उत्पाद कहते हैं, या फिर कहें प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र पे आते हैं, सेकेंडरी पे आते हैं। तो इसमें जो प्रोडक्शन होता है, यानी जो प्राकृतिक उत्पाद आए उनको विनिर्माण, यानी अब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उनको परिवर्तित किया जा रहा है। इसका मतलब यहां से जो चीजें आ रही हैं वो प्रकृति से सीधा नहीं बनती, बल्कि उनका बकायदा हम विनिर्माण करते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जो चीज आ रही है उसका हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वो बनाई जाती है। तो इसमें क्या है, ये कारखाना हो सकता है, घर में आपके कार्यशाला हो सकती है। जैसे एग्जांपल देता हूं, कपास के पौधे से आपको रेशा मिलता है, उस रेशे से आप क्या करते हैं, सूत काटते हैं, कपड़ा बनाते हैं। तो गन्ने के जो कच्चे माल है, एक एग्जांपल और है, गन्ने का जो कच्चा माल है उसको हम यूज करते हैं और उससे बनाते क्या है, चीनी और गुड़ बनाते हैं, है ना। मिट्टी से ईंट बनाते हैं, ईंटों से घर बनाते हैं, भवन बनाते हैं। इसीलिए इसको हम द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो प्रथम क्षेत्र था उसको हम एग्रीकल्चर या फिर कृषि या सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीय को हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तीसरे में आ जाते हैं। तीसरा जो है वो जो प्रथम और जो द्वितीय आपने देखा, उनकी मदद के लिए, उनको सपोर्ट करता है। यहां पर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, बस जो भी उत्पादन हो रहा है उसके लिए मदद की जाती है। जैसे सामान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, परिवहन की जरूरत पड़ेगी। सामान बहुत ज्यादा है तो उसको आपको भंडारण की जरूरत पड़ेगी। आपको यहां से वहां ले जाना है, कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको इस सामान को बनाने के लिए पैसा चाहिए, बैंक की जरूरत पड़ेगी। व्यापार, जब सामान को बेचना है या खरीदना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, व्यापार की। जो सेवा क्षेत्र है, यानी कि जो सर्विसेज हैं, ये बिल्कुल अपरिहार्य है। इसका मतलब ये, इनके बिना आप प्रथम और द्वितीय दोनों ही नहीं सोच सकते, क्योंकि जब तक आपको सेवाएं नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपको इंजीनियर बनना है तो आपको शिक्षक चाहिए ना, ताकि आपको पढ़ाए। आप बीमार हो गए तो आपको डॉक्टर चाहिए। आपके कपड़े अगर प्रेस हो रहे हैं तो या फिर धुलने हैं तो धोबी चाहिए। ऐसी बाल आप खुद तो नहीं काट सकते, इसके लिए आपको नाई चाहिए ही चाहिए। जूते के लिए मोची चाहिए। आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई दिक्कत आ गई तो आपको वकील चाहिए। ऐसे ही आपको प्रशासन में लोग चाहिए जो प्रशासनिक काम कर सके, जो लेखाकार होते हैं, मतलब जो बजट वगैरह करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं, वो लोग चाहिए आपको। तो ये सारे जो है, ये कहीं ना तो प्रथम से रिलेटेड है ना द्वितीय से रिलेटेड है, लेकिन ये सेवाएं दे रहे हैं। अब आप देखें आज की जो सेवाएं हैं, जैसे इंटरनेट की सेवाएं हो गई, या आप कॉल सेंटर हो गए, सॉफ्टवेयर कंपनियां हो गई, ये सारे अब क्या कर रहे हैं, ये सारी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, यानी कि ये सर्विस क्षेत्र हो गया। इस टेबल को जरा देखेंगे, ये आर्थिक गतिविधियों का उदाहरण है। इसमें आप देखें कि कल्पना करें कि यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो क्या होगा, मिल बंद हो जाएगी। ये क्या बताता है कि द्वितीयक और औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। प्रथम क्षेत्र अगर आपको गन्ना ही नहीं देगा तो आप कैसे चीनी बनाएंगे। एक और चीज लीजिए, कल्पना करें कि यदि कंपनियां भारतीय बाजार से कपास नहीं खरीदती हैं और अन्य देशों से कपास आयात करने का निर्णय ले लेती हैं, तो कपास की खेती का क्या होगा। भारत में कपास की खेती कम लाभकारी रह जाएगी, और यदि किसान शीघ्रता से अन्य फसलों की तरफ नहीं जाएंगे तो दिवालिया हो सकते हैं, तो कपास की कीमत गिर जाएगी। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो कपास पैदा होगा
उसको उपयोग करने के लिए आपको द्वितीयक क्षेत्र चाहिए और उसको सपोर्ट करने के लिए तृतीयक क्षेत्र चाहिए। किसान ट्रैक्टर, पंप सेट, बिजली, कीटनाशक और उर्वरक जैसी अनेक वस्तुएं खरीदते हैं। कल्पना करिए कि यदि उर्वरक और पंप सेट की कीमत बढ़ जाए तो क्या होगा? खेती पर लागत बढ़ जाएगी और किसानों का लाभ कम हो जाएगा। इसका मतलब जो प्रथम और द्वितीय क्षेत्र है ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक है। यानी अगर कच्चा माल आ रहा है कहां से? एग्रीकल्चर से, और उसको उपयोग किया जा रहा है किसमें? आपके औद्योगिक क्षेत्र में। तो औद्योगिक क्षेत्र में ये सब जो किसान ये ट्रैक्टर, पंप सेट, बिजली, ये सब चीजें बन रही या फिर कीटनाशक बन रहे हैं, वो भी तो किसानों को चाहिए, वो भी तो किसानों को चाहिए। अगर ये नहीं मिलेगा तो आपकी खेती में प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना? मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। जो लोग उद्योग में काम कर रहे हैं, मान लीजिए सुबह 8 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे तक रहते हैं, तो बीच में उन्हें खाना चाहिए। अब अगर ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी, सब्जियां, दूध नहीं आया वहां पर, तो शहरी क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाएगी और किसान अपने उत्पादन बेचने में असमर्थ हो जाएंगे। इसका मतलब सब्जियां, दूध यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र है वो भी यहाँ जरूरी है, कहाँ? उद्योग में। और इसके अलावा जो सारी सेवाएं भी जरूरी है ट्रांसपोर्टर की। मतलब अब आप देखिए कि द्वितीय क्षेत्र के लिए प्रथम और जो टर्शरी है यानी तृतीय, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। तो ये आपस में सब एक दूसरे के पूरक हैं और परस्पर निर्भर है। यही बताया दिया गया है कि 3 विभिन्न वर्ग हमने देखे, लेकिन ये आपस में सब निर्भर हैं। ये उदाहरण आपने देख लिया। अब हम क्या करते हैं कि 3 क्षेत्रकों की तुलना करते हैं, जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या इनकी अगर हमको तुलना करनी हो तो अगर हम वस्तु और सेवाओं की, जैसे मान लीजिए एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है, तीसरी वस्तु ये है, मतलब ये 3 वस्तु है? तो हमने इसका प्राइस ले लिया 2, इसका 5 ले लिया, 6 ले लिया, ऐसे करके, है ना? हम क्या कर सकते हैं? वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याएं जितनी भी है उनका योग, जैसे ये दो चीजें हैं, ये 5 चीजें हैं, ये 6 चीजें हैं, तो हमने क्या किया कि इन वस्तुओं को लिया, इनकी जो संख्या है उसका योग किया, और फिर उसके बाद हमने बताया कि ये इसके हिसाब से कंपेयर कर लेंगे। लेकिन ऐसा ठीक नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। इनके स्थान पर उनके मूल्य का योग किया जाए, नंबर नहीं। जैसे मान लीजिए 2 टमाटर है, तो आप 2 टमाटर मत बोलिए, 2 टमाटर एक 5 रुपए का है, तो 5 × 10 10, ये मूल्य जोड़िए इसका। जैसे 10,000 किलोग्राम गेहूं 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अगर बेचा जाता है, तो आप 10,000 या 8,000 नहीं लेंगे, या 8 रुपए नहीं लेंगे, आप कहेंगे 10,000 × 8 यानी 80,000। गेहूं का मूल्य होगा 80,000। ये तरीका है कि आप किस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। और ये देखिएगा कि हमेशा अंतिम वस्तुओं का या सेवाओं का की वैल्यू आपको निकालनी है। गणना इसका औचित्य कैसे मैं बताता हूं। मान लीजिए कि जो किसान गेहूं पैदा करता है, आटा होता है, आटा पैदा किया उसने कहा 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मैं बेचता हूं। अब मिल में गए, मिल में गेहूं की पिसाई हो गई, ठीक। अब बिस्कुट कंपनी ने आटा को, जो 8 रुपए वाला है, उसको 10 रुपए प्रति किलो में बेच दिया, बेचा जाता है ना। अब बिस्कुट कंपनी ने क्या किया, मतलब जब ये 8 रुपए का 10 रुपए आया, मतलब यहां पर अब क्या हो रहा है? पिसाई हो रही है, पिसाई, यहां पर ये पैदावार हो रही है। मान लीजिए अब 10 रुपए से ये गया, मतलब जब 8 से 10 हो गया तो 10 रुपए मिला। 8 रुपए बेसिक था, 10 रुपए पिसाई का, मतलब 2 रुपए और जुड़ गया इसमें। अब जो बिस्कुट कंपनी है, इसको 10 रुपए में मिला, इन्होंने क्या किया, इसमें चीनी, तेल वगैरह मिलाया, बिस्किट बनाया। अब इसके इन्होंने बेचे, मतलब जो 4 पैकेट यानी कि 60 रुपए में इन्होंने बेचा, और 60 रुपए में 15 रुपए प्रति पैकेट, मतलब 4 पैकेट बनाए, ऐसे 4 पैकेट, और 15 रुपए, मतलब जो 10 रुपए का था उसमें 15 रुपए कर दिया, और 15 के हिसाब से 4 पैकेट बेचे जो 60 रुपए के हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप बीच में, अगर मान लीजिए पिसाई के समय चले गए और आपने कहा कि ये कॉस्ट हम निकालते हैं, ये कॉस्ट हम गणना के लिए करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। या तो आप एकदम फाइनल प्रोडक्ट लीजिए, 60 रुपए जो होगा ना, मतलब एक पैकेट का 15 रुपए मान लीजिए, तो 8 से शुरू हुआ, 10 पिसाई का लगा शुरुआत में, 8 से शुरुआत हुई, 10 पिसाई का लगा, 10 से ये 15 हो गया, 15 में बेचा गया। लेकिन ये प्रोडक्ट है, ये बाकायदा बिस्किट का फॉर्म है जिसको खाया जा सकता है। आप गेहूं को नहीं खा सकते, वैसे आपको रोटी बनानी पड़ेगी, इसको गेहूं को पीसना पड़ेगा, रोटी, तब आप खा पाएंगे। लेकिन बिस्किट जो पूरा फॉर्म है, तो 8 से लेकर 15 तक, यानी कि ये कॉस्ट हमको देखना चाहिए 15, जब हम क्षेत्रकों की तुलना करते हैं। तो किसी विशेष वर्ग में
या ये कहीं किसी विशेष वर्ष में, ईयर में, जो किसी एक सेक्टर ने, जैसे मान लीजिए प्रथम क्षेत्रक हो गया, उसने जितनी चीजें उत्पादन की है उसकी अंतिम वस्तु जो उसने बनाई है, जैसे जो अभी हमने देखा बिस्किट बनाया, और जो सेवा है, कोई सर्विस है, उसका अंतिम मूल्य आपको देखना है, वही आपको असली उत्पादन देगा। और अगर हम तीनों क्षेत्रक, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इन तीनों को मिला लें, इनके जितने भी उत्पादन हो रहे हैं, इसका प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन, इन तीनों को मिला लें, इसी को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यही हमारी जीडीपी, यही जीडीपी है। तो तीनों क्षेत्रक लें, उनके पूरा उत्पादन लें, उनका जो कॉस्ट होगा या फिर उत्पादन, जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, इसको, इसका प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन, तीनों को जोड़ लें, इसी को हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी हमें बताता है कि आपकी अर्थव्यवस्था कितनी विशाल है। जैसे अभी कुछ समय पहले हमारी 7 या 8 थी, अब 5 हो गई है। तो 5 अगर हो गई, इसका मतलब कम हो रहा है, उत्पादन तीनों क्षेत्र में कम हो रहा है। तो जीडीपी क्या हुआ, ध्यान से रखिए, सुनिए, किसी विशेष वर्ष में, किसी ईयर में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु लेंगे, जैसे मैंने बिस्किट बताया, और सेवाओं का मूल्य कॉस्ट लेंगे, इसका केवल प्रोडक्शन का नंबर नहीं लेंगे, कितने इन्होंने प्रोड्यूस किया, उसका कॉस्ट, उसका पैसा कितने का बना वो, और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। यही आपका जीडीपी होगा। अब क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन, किस तरीके से चीजें चेंज हो रही है, ये भी देखें। तो जितने भी आप देखिए, हमारा जो देश है उसमें आपको अगर आंख बंद करेंगे, आपको तो सब लगेगा कि किसान के ही हिसाब से काम हो रहे हैं, या किसान ही है लोग, क्योंकि हमारा गांव प्रधान देश है। तो हमको लगेगा कि हमारे सारे लोग जो है वो जो प्राथमिक है क्षेत्रक उसी में है, सेक्टर में। तो जितने भी विकसित देश हैं, वो शुरुआत में क्या थे, शुरुआत में हर एक देश जो था वो प्राथमिक क्षेत्रक में ही था। जैसे जैसे कृषि प्रणाली बदली, उसमें और डेवलपमेंट आया, तो और भी चीजों में लोग जाने लगे, यानी लोग अपने दूसरे कार्यों में लगने लगे। जैसे कोई शिल्पकार बन गया, कोई व्यापारी बन गया, तो इस तरीके से लोग, जैसे क्रय विक्रय ज्यादा होने लगा ना, पैसा क्या लेन देन ज्यादा होने लगा, तो लोग परिवहन में चले गए, कोई सामान इधर से उधर ले जाना है, कोई प्रशासन में चला गया, कोई सैनिक बन गया, है ना। तो ये जो अलग अलग है कि प्राथमिक क्षेत्र में तो थे जितने भी विकसित देश है, लेकिन धीरे धीरे जो बाकी क्षेत्र है, बाकी सेक्टर है, जैसे द्वितीयक हो गया, तृतीयक हो गया, उसमें ये लोग आने लगे और आ गए। तो 100 वर्ष के बाद, जो खास तौर पे जब विनिर्माण की प्रणाली चेंज हुई, या नवीन प्रणाली आई, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के नए नए आयाम आए, उसके बाद तो लोगों ने खेत में काम कम किया और बहुत सारे लोग कारखाने में आ गए। तो अब यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। प्रथम जो था वो तो उत्पादन था, कृषि से उत्पादन। दूसरे में जब कृषि की चीज आ गई, उससे मतलब रॉ मटेरियल से अब हमको प्रोडक्शन करना है, तो यहाँ पर द्वितीय में लोग आ गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके फिर 100 सालों में जो विकसित देश है उसमें द्वितीयक से लोग तृतीयक में आ गए, यानी कि प्रथम से द्वितीयक में गए, फिर द्वितीयक से तृतीयक में आ गए, मतलब बहुत सारे लोग। तो कुल उत्पादन की जो दृष्टि से सेवा, जो सर्विस होती है, क्योंकि अगर परिवहन नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, हेल्प नहीं होगी प्रथम और द्वितीय क्षेत्र को, तो काम नहीं बनेगा। तो बहुत सारे लोग जो है वो इस सेवा क्षेत्र में आ गए, मतलब सर्विसेज में आ गए। सर्विसेज मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप वोडाफोन के ऑफिस गए, तो वहां पर एक बंदा होता है जो आपको कस्टमर केयर सेवा करता है, आपकी मदद करता है कि हाँ ये मेरा फोन बंद हो गया, इसको रिचार्ज कर दो, या वो सेवा है। तो उस लीग में आ गए वो। तो आपने देखा होगा कि जो विकासशील देश है उसमें मोस्टली प्राथमिक क्षेत्र में लोग हैं, जैसे हमारा हिंदुस्तान है, और विकसित देश जो है उनमें मोस्टली लोग तृतीय क्षेत्र में है, इस जगह पे जहां सेवाएं प्रदान करते हैं। तो यहां पर एक एग्जांपल आप देखिएगा, इस ग्राफ में भी एग्जांपल बताया गया है बाकायदा, कि यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र, ये रुपया करोड़ है, ये तृतीय क्षेत्र, ये 71 की बात है, और आप हम 2010-11 के देख रहे हैं। तो यहाँ पर तृतीय क्षेत्र बहुत बढ़ गया, देखिएगा, प्रथम थोड़ा बड़ा और द्वितीय भी काफी बड़ा, लेकिन तृतीय बहुत बढ़ गया, यानी सेवाओं में लोग काफी चले गए। तो उत्पादन में जो तृतीय क्षेत्र है उसका बढ़ता महत्व जो इस डायग्राम से भी आप देख रहे हैं, तो 70-71 और फिर 2010 और 11, ये 40 वर्ष हैं, इसमें उत्पादन में वृद्धि हुई, यानी कि सभी क्षेत्र में उत्पादन, प्रोडक्शन बढ़ा। लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन ये कहें कि ये तृतीय क्षेत्र में हो। तो तृतीय क्षेत्र भारत में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो,
जैसे अगर हम प्रथम किसी भी देश में जितनी सेवाएं होती हैं, चाहे अस्पताल हो, एजुकेशन हब है, शैक्षिक संस्थाएं हैं, डाक है, तार है, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय हो गया, नगर निगम हो गया, रक्षा करनी है अपने देश को दूसरों से, परिवहन हो गया, बैंक, बीमा, ये सारी जो बुनियादी सेवाएं हैं बड़ी जरूरी है। तो किसी भी विकासशील देश में जो भी मैंने अपने यहाँ पर नाम लिए, उनकी जिम्मेदारी कौन उठाता है? सरकार, गवर्नमेंट उठाती है। तो जितना द्वितीयक प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, उतना ज्यादा, जितना प्राथमिक और द्वितीयक का फर्स्ट और सेकंड लेवल का जितना ज्यादा उत्पादन होगा, या कहें उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा, उतना ज्यादा आपको तृतीयक चाहिए होगा, परिवहन, व्यापार, भंडारण, उतनी ज्यादा चीजें चाहिए होगी। जैसे जैसे तृतीय में जैसे तृतीय क्षेत्र में आ गए और आपकी आय बढ़ती है, तो आय बढ़ती है तो आप रेस्टोरेंट जाएंगे, आप घूमने जाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे, अपना इलाज निजी अस्पताल में कराएंगे, बच्चों को निजी अस्पताल में पढ़ाएंगे और व्यावसायिक प्रशिक्षण लेना शुरू कर देंगे। तो जैसे आय बढ़ती है वैसे तृतीय क्षेत्र में लोग की जाने की कोशिश करते हैं, जाते हैं, तो वहां के लोग सेवाएं देने के लिए शुरू हो जाते हैं। तो एक और चीज आप देखिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो सूचना, इंफॉर्मेशन एंड जो कहें कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वो भी ऐसी सेवाएं हो गई कि अब अपरिहार्य हो गई, यानी कि अब आप फोन के बगैर अपने आप को नहीं सोच सकते। तो सेवा क्षेत्र की जो सभी सेवाएं हैं उसमें एक साथ चीजें नहीं बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए सीमित कैसे हो गया है, कोई जिस कुशल और शिक्षित श्रमिक है उसको तो रोजगार मिल गया है ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटी दुकान, मरम्मत कार्य और परिवहन जैसे काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ बराबरी नहीं है। हो तो रहा है तृतीय क्षेत्र में, ऐसी बात नहीं है, लोग जा रहे हैं और डेवलपमेंट भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बराबरी की बात नहीं है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, थोड़ा सा कोई कमतर कर रहा है, कोई ज्यादातर कर रहा है। तो मोस्टली लोग कहाँ हैं, अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं? अगर आप देखें कि जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी, ये तीनों ही क्षेत्र आप देखें किस तरीके से, मैं इसको पहले समझाता हूं आपको। यहां देखें ये सकल घरेलू उत्पाद में कैसी हिस्सेदारी है। तो यहाँ पहले जो 70-71 में ज्यादा हिस्सेदारी प्राथमिक क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर की थी, इसकी ऑलमोस्ट सेम रही, लेकिन अब तीसरे में आ जाए, मतलब यहाँ 2010-11 में आए जाए तो तृतीय क्षेत्र में ज्यादा जो जीडीपी है उसमें ज्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का है, जबकि 40 साल पहले ज्यादा जो है एग्रीकल्चर का था। और यहाँ पर आप देखें ये रोजगार के क्षेत्र में हिस्सेदारी क्या हो रही है। अगर सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, तृतीय क्षेत्र में इतना काम, मतलब इतना ज्यादा वो जीडीपी में अपना रोल है उसका है, तो रोजगार में क्या हो रहा है? रोजगार में आप देखें कि रोजगार में जो हरा है, यहाँ हरा कम हो गया, मतलब रोजगार यहाँ कम हो गए, इसमें थोड़े बढ़ गए और इसमें बढ़ गए। कहने का मतलब मैं इसको अभी थोड़ा सा एनालाइज करूंगा, क्योंकि यहाँ पर रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी कुछ इस तरीके से हो गई है कि तृतीय क्षेत्र में बड़ा है, द्वितीय में बड़ा है, लेकिन पहले में कम हो गया। तो जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें तीनों क्षेत्रों में आपने देखा कि परिवर्तन हुआ, हिस्सेदारी इनकी हुई है, लेकिन रोजगार में ऐसा परिवर्तन नहीं हो रहा, लोगों को रोजगार फिर भी नहीं मिल रहा है। कैसे? इसका क्या कारण है कि जो द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र है उसमें रोजगार के पर्याप्त अवसर ही नहीं बन पा रहे हैं। जो सेकेंड और थर्ड है ना, इसमें अवसर ही नहीं बन पा रहे। जो औद्योगिक उत्पादन है वो 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया, लेकिन औद्योगिक रोजगार वो केवल 3 गुना, उसमें 3 गुना वृद्धि नहीं हुई। आप फिर से समझिए, जहां उत्पादन हो रहा है अगर पहले 1 था तो वो 3 हो गया, लेकिन रोजगार 1 से 3 नहीं हुए। सेवा क्षेत्र में जो सर्विस सेक्टर है उसमें 14 गुना से ज्यादा वृद्धि हो गई, लेकिन रोजगार केवल 5 गुना बढ़ा। इसका मतलब है कि जितने भी आधे से ज्यादा या आधे से अधिक श्रमिक जो है प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, उसी ने काम कर रहे हैं। और जो प्राथमिक क्षेत्र है यानी फिर जो पहला क्षेत्र है ये वाला, इसका योगदान जीडीपी में कितना है, सकल घरेलू उत्पाद में कितना है? केवल 1/4 तो है, केवल 25% है। और 25% में, इसी 25% में मैक्सिमम लोग काम कर रहे हैं, यानी कि 25% प्रथम क्षेत्र है, बाकी 75% द्वितीय और तृतीय। तो 25% वाले जो जीडीपी में जो अपना योगदान दे रहा है उसी में मैक्सिमम लोग लगे। ये है समस्या। तो कृषि क्षेत्र में के जो श्रमिक हैं उनमें कुछ बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी। मान लीजिए एक छोटा किसान है,
एक छोटा किसान, उसके घर में 5 लोग हैं। अब 5 लोग हैं, एक छोटी सी भूमि है, तो वो सारे के सारे वहीं पे काम कर रहे हैं। असली में क्या हो रहा है, ये श्रम प्रयास विभाजित है, यानी प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम तो कर रहा है, उसको पूरा रोजगार नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब उसकी जरूरत नहीं है वहां पर, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं, यानी कि अल्प बेरोजगारी है। अल्प बेरोजगारी है मतलब एक क्षेत्र है जिसमें 5 लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है इनकी जरूरत ही ना हो, 2 से ही काम बन जाए। इसको हम अल्प बेरोजगारी कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी। यानी जब लोग काम तो कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से वो काम करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन क्षमता से कम काम कर रहे हैं, कि यानी कि अब 5 लोग काम कर रहे हैं तो उतना ज्यादा तो काम होगा नहीं, 2 करते तो पूरा काम होता। तो यहाँ पर लोग जो है वो अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं जिनकी अल्प बेरोजगारी है। क्योंकि जिन जिन लोगों की हम बेरोजगार की बात कर रहे हैं उनके पास कोई रोजगार ही नहीं है, 5 लोग एक ही जगह काम कर रहे हैं, इनके पास वही जगह है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी काम नहीं, वो तो बेरोजगार बैठे हुए हैं, मतलब वो बेकार बैठे हुए हैं। तो इसको हम, जो बेकार बैठे हुए जिनके पास काम ही नहीं, इनके पास काम है लेकिन उतना नहीं काम है, इनके इस बंदे के पास ये बिल्कुल नहीं है तो खाली बैठा हुआ है, इसको हम खुली बेरोजगारी कहते हैं, इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। अब एक साहब आते हैं सुखराम, इनके घर आते हैं, यहाँ 5 लोग काम कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि अपनी जमीन पे काम करवाने के लिए, कारखाने में ले जाने के लिए लक्ष्मी का जो परिवार है, ये लक्ष्मी का परिवार मान लेते हैं, यहाँ से दो बंदों को लेके चले जाते हैं अपने साथ। अब यहाँ पर 3 लोग काम करेंगे तो भी उतनी ही मेहनत मतलब काम तो पूरा हो जाएगा। और ये जो लोग हैं, ये जब 2 लोगों को सुखराम ले जाता है, किसी कारखाने में काम दिलाता है, तो वहां पर वो अपना एक्स्ट्रा आय भी मिलेगी। मतलब 3 लोग ये यहाँ काम कर रहे हैं, 2 लोग बाहर से भी कमा के ला रहे हैं, है ना। तो लक्ष्मी के परिवार की कुछ एक्स्ट्रा आय हो गई, यानी कि 2 के चले जाने के बाद भी 3 लोग तो काम कर ही रहे हैं ना यहाँ पर। यानी कई लोग जो कृषि क्षेत्र में जानबूझ के या मजबूरी में या फिर अनभिज्ञ होकर काम कर रहे हैं, अगर उनको बाकायदा रोजगार दिए जाएं तो कृषि उत्पादन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां तो जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, सरप्लस काम कर रहे हैं। और अगर कोई और बाहर काम करेंगे तो उससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी। जो अल्प बेरोजगारी की मैंने बात की, उसमें दूसरे क्षेत्रों में भी यह अल्प बेरोजगारी हो सकती है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनियमित हैं, यानी जिनके पास डेली काम नहीं है, डेली वो काम ढूंढते हैं, डेली वो रोटी कमाते हैं। जैसे प्लम्बर हो गया, उसको डेली काम तो मिलता नहीं। पेंटर हो गया, जब पेंटिंग का काम आएगा खासतौर पे दिवाली वगैरह के समय, तब उनको काम मिलता है। मरम्मत का काम कभी कभी मिलता है। जो लोग सड़क पे ठेला खींच रहे हैं, कुछ चीजें बेच रहे हैं, हर दिन तो उनकी उतनी सेल होगी नहीं, पूरा का पूरा दिन बिता देते हैं और उनके पास कुछ ऐसा पैसा आ नहीं पाता है। तो यहाँ पर भी अगर इनको और अवसर मिलेंगे, ये भी बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी गाँव में भी है या फिर कहें एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी है और बाकी जगह में भी है, जो मैंने आपको बताया। तो इसका निदान हम देखेंगे अगले डिस्कशन में, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने क्षेत्रकों की बात की, तो शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।